नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप केबीएस पीआरटी स्पेशल एजुकेटर टायर 2 परीक्षा को पास करने का सपना देख रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज हम इस सिलेबस में सबसे ज़रूरी और बुनियादी टॉपिक को कवर करेंगे, यानी कि दिव्यांगता। दिव्यांगता या विकलांगता। ठीक है, विकलांगता पुराना नाम है और अभी दिव्यांगता बोलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि यूट्यूब आपके हमारे अगले वीडियोस भी दिखाता रहे। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक में। कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, कॉजेज, टाइप्स एंड क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि दिव्यांगता क्या है। ठीक है, यानी कि विकलांगता क्या है। तो सामान्य रूप से अगर हम समझेंगे कि विकलांगता क्या है तो केवल किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक या संवेदी कमी के रूप में इसको देखा जाता है। लेकिन अगर हम इस स्लाइड में देखें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो विकलांगता है केवल इम्पेयरमेंट अर्थात शरीर या उसकी कार्य क्षमता की कमी के कारण नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो जब किसी व्यक्ति में शारीरिक मतलब उसमें शारीरिक कमी तो होती ही है, उसके अलावा इन्वायरमेंटल बैरियर होती है, यानी कि पर्यावरणीय अवरोध होता है। पर्यावरणीय अवरोध क्या है? तो पर्यावरणीय अवरोध है जैसे कि सीढ़ियाँ, रैंप की कमी, सहायक उपकरणों का अभाव, ठीक है, या फिर जो भी पॉलिसीज बनी है उनका लाभ न मिलना, समाज में लोगों का जो दृष्टिकोण है। तो उन सब कंडीशन को मिलाकर अगर उनकी कंडीशन जो है वो पॉजिटिव नहीं निगेटिव होती है, तब क्या होता है? विकलांगता की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इम्पेयरमेंट, उसके अलावा जो इन्वायरमेंटल बैरियर है, इसके संयुक्त प्रभाव से मतलब इन दोनों को जोड़ के जो कंडीशन या जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? विकलांगता कहते हैं। क्लियर है? तो अब हम देख लेते हैं डब्ल्यूएचओ की परिभाषा कि विकलांगता क्या है। तो विकलांगता केवल शरीर की समस्या नहीं है, ये इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है? शरीर में कमी या शरीर की कमी और आसपास के वातावरण की बाधाओं के बीच का परिणाम है। तो इसमें दो चीजें बोली गई हैं, एक तो इम्पेयरमेंट और दूसरा क्या बोला है? वातावरण की जो बाधाएं हैं उनके बीच का जो परिणाम है वो क्या कहलाता है? दिव्यांगता कहलाती है। इसका अर्थ है यदि किसी व्यक्ति में कोई इम्पेयरमेंट हो लेकिन वातावरण अगर उसका सहायक है, समावेशी हो और उस व्यक्ति की कार्य क्षमता में बाधा नहीं आती, तो विकलांगता का प्रभाव क्या होगा? कम हो सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति की विशेषता नहीं बल्कि एक स्थिति है विकलांगता। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? विकलांगता व्यक्ति की पहचान या स्थायी विशेषता नहीं बल्कि एक परिस्थिति और स्थिति है जिसे हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? तो उपयुक्त वातावरण, सुविधा और सहयोग के माध्यम से काफी हद तक इसको कम किया जा सकता है। तो ये क्लियर हो गया दिव्यांगता। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हमें तीन चीजें समझनी है। अब वो तीन चीजें क्या है? तो पहली है इम्पेयरमेंट, दूसरी एक्टिविटी लिमिटेशन, तीसरी है पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन। हिंदी में बोले तो शारीरिक कमी, कार्य में बाधा और भागीदारी में रोक। अब हम इन्हीं तीनों शब्दों को जोड़कर समझेंगे कि विकलांगता की वास्तविक अवधारणा, जिसे आधुनिक समय में इसको बोलते हैं आईसीएफ मॉडल। ठीक है, क्या बोलते हैं? आईसीएफ मॉडल। अब आईसीएफ मॉडल का मतलब क्या है? तो यहाँ पर आई का मतलब है इंटरनेशनल, सी का मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ और एफ का मतलब है फंक्शनिंग, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, तो इस मॉडल के अनुसार विकलांगता केवल किसी व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक कमी नहीं है। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति में क्या होता है? इम्पेयरमेंट होती है, यानी कि उसके शरीर के किसी अंग या कार्य में समस्या होती है, जैसे कि सुनने में, देखने में, चलने में या समझने में समस्या होती है। यहाँ पर पक्षाघात यानी सीपी, पैरालिसिस और अंधापन दिया हुआ है। ठीक है, यानी ब्लाइंडनेस। और उसी के कारण से क्या होता है? जो दैनिक दिनचर्या के काम होते हैं उसमें क्या होती है? करने में कठिनाई आती है, यानी कि एक्टिविटी लिमिटेशन हो जाती है, कार्य में बाधा आती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिविटी लिमिटेशन। जैसे किसी को सीपी है तो उसको चलने में, खाने में, कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत आएगी। ठीक है,
और आगे चलकर वो व्यक्ति समाज के किसी क्षेत्र में पूरी तरह से क्या करता है, भाग नहीं ले पाता। उसको क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, यानी भागीदारी में रोक। जैसे कि शिक्षा, रोजगार या सामाजिक जीवन, तो इसे कहा जाता है पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने वाली है, हर इम्पेयरमेंट अपने आप में विकलांगता नहीं बनती है। ठीक है, विकलांगता तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति की इम्पेयरमेंट और उसके आपसी मौजूद पर्यावरणीय बाधाएं आपस में मिल जाती हैं। उदाहरण से अगर हम समझें, तो यदि व्हीलचेयर उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए रैंप, लिफ्ट, सहायक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो उसकी पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। इसलिए आईसीएफ मॉडल जो है, यानी कि इम्पेयरमेंट, एक्टिविटी लिमिटेशन और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, ये स्पष्ट करता है कि विकलांगता व्यक्ति की कमी नहीं है, बल्कि व्यक्ति और समाज के बीच की दूरी का रिजल्ट है। ठीक है, यही कारण है कि स्पेशल एजुकेटर का सबसे बड़ा रोल केवल बच्चे की कमी पर ध्यान देना नहीं है, बल्कि उसके लिए एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाना भी है। तो ये क्लियर हो गया इम्पेयरमेंट। यहाँ पर हमने जाना कि इम्पेयरमेंट क्या है, एक्टिविटी लिमिटेशन क्या है, पार्टिसिपेशन क्या है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब तक हमने साफ साफ समझ लिया है कि विकलांगता क्या है, सिर्फ शरीर की कमी नहीं, बल्कि व्यक्ति और उसके आसपास के इन्वायरमेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है, वो कहलाती है दिव्यांगता। तो इसी सोच को कानूनी रूप देने के लिए भारत सरकार ने लागू किया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, यानी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है वो, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो कब आया, 2016 में आया। ठीक है, यह अधिनियम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, आरक्षण और समान अवसर का अधिकार दिया गया है। तो इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें दिव्यांगता को सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से इसको स्वीकार किया गया है। इसी वजह से आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत कुल 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं। तो इनको 21 प्रकार की जो दिव्यांगताएं हैं, इनको कानूनी मान्यता दी गई है। ध्यान रखिए, ये 21 प्रकार की दिव्यांगताएं सिर्फ कंडीशन नहीं है, बल्कि ये तय करती हैं कि किसी व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार और सुविधाएं और एजुकेशनल सपोर्ट मिलेंगे। तो आगे की स्लाइड में हम इन सभी प्रकार की दिव्यांगता को एक एक करके सरल भाषा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, ताकि केवीएस टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। और अगर आप इस सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप और बिना रटने के समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इसके हम इम्पोर्टेंस डेट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट का मतलब जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है वो कब आया, कब फोर्स में लागू हुआ या अधिनियमित हुआ, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम 28/12/2016 यानी कि 28 दिसंबर 2016 को देखते हैं। तो ये जो एक्ट है वो 28 दिसंबर 2016 को अधिनियमित किया गया था। ठीक है, अधिनियमित का मतलब है कि इस कानून को सरकार द्वारा फॉर्मल रूप से, ठीक है, इसको क्या किया गया था, फॉर्मल रूप से लागू किया गया था। तो लेकिन किसी भी कानून के पास होने और उसे लागू करने के बीच थोड़ा समय लगता है, इसलिए ये कानून जो है वो तुरंत लागू नहीं हुआ। वो 19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, इस तारीख से इस कानून के सभी नियम, मतलब 19/4/2017 से इस कानून के सभी नियम, अधिकार और प्रावधान जो है वास्तविक रूप से लोगों के और उनके अंतर्गत जो भी अधिकार मिलते हैं वो लागू हुए थे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसी बीच का समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी अवधि को सरकार ने नियम बनाए, प्रतिक्रियाएं तय की और व्यवस्थाएं तैयार की। नीचे बीच में लिखा है बदलती और गतिशील परिभाषाएं। ठीक है, बदलती और गतिशील परिभाषाओं का मतलब क्या है, जैसे जैसे समाज, सोच और चिकित्सा विज्ञान आगे बढ़ता है, वैसे वैसे दिव्यांगता को समझने का नजरिया भी बदलता रहता है। जैसे सबसे पहले आपने अगर मॉडल पढ़े हैं, तो सबसे पहले क्या था कि चैरिटी मॉडल था। लोग क्या करते थे, सिर्फ चैरिटी करते थे, मतलब दया भाव के साथ देखते थे। लेकिन फिर बाद में वो चेंज हुआ और क्या आ गया, ह्यूमन राइट मॉडल। ठीक है,
तो ह्यूमन राइट मॉडल में क्या हुआ, मानव अधिकार बने और जैसे सबके लिए अधिकार है वैसे दिव्यांगजनों के लिए भी अधिकार बनाए गए। तो इस तरीके से हम इससे ये समझ सकते हैं कि ये जो अधिनियम है सिर्फ एक तारीख का कानून नहीं है, बल्कि समय के साथ बदलने वाला और समाज की ज़रूरतों के अनुसार विकसित होने वाला कानून है। ये क्लियर हो गया? आगे बढ़। तो जो दिव्यांगता है आरपीडब्ल्यूडी के अनुसार, यानी कि आरपीडब्ल्यू डी का फुल फॉर्म क्या है? राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो उसके अनुसार जो दिव्यांगता के टाइप है वो 21 टाइप्स है। तो इसमें हम देखेंगे दिव्यांगजन अधिकार के जो 21 टाइप्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो उसमें कुछ श्रेणियों में पहले इसको डिवाइड किया गया। जो 21 प्रकार के दिव्यांगता है उन्हें समझने के लिए कुछ मुख्य श्रेणियां हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है? दृष्टि बाधित, यानी विजुअल इम्पेयरमेंट। तो विजुअल इम्पेयरमेंट जो है इस श्रेणी में वे व्यक्ति आती हैं जिन्हें देखने में कठिनाई होती है। इसमें जैसे लो विजन आते हैं या फिर हम टोटल ब्लाइंडनेस वाले आते हैं, मतलब जिनको कम दिखाई देता है या जिन्हें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। ऐसे बच्चे और व्यक्तियों को पढ़ाई और दैनिक जीवन में विशेष सहायक और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। दूसरा है हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है? इसमें वे व्यक्ति शामिल होते हैं जिन्हें सुनने में समस्या होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कान है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर सुनने में समस्या होती है। ये समस्या जो है हल्की, मध्यम या गंभीर हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए साइन लैंग्वेज, हियरिंग एड और विशेष शिक्षण विधियां उपयोग होती हैं। फिर आती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो है इसके अंतर्गत जिस व्यक्ति को चलने फिरने, हाथ पैर हिलाने या शारीरिक गति में कठिनाई होती है, जैसे पोलियो हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गई या फिर अंगों की कमजोरी हो गई, तो ऐसी जो डिसेबिलिटी होती है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है बौद्धिक व अन्य। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या अदर। तो इसमें सीखने में कठिनाई, मानसिक विकास में कमी और अन्य न्यूरोलॉजिकल स्थितियां शामिल होती हैं। पहले क्या था कि इसमें इसको मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था, मानसिक मंदता। तब इसमें सिर्फ एक चीज मेंशन थी, मानसिक मंदता, यानी अगर किसी की मानसिक प्रक्रिया सही नहीं है तो उसका उसे सिर्फ मेंशन किया गया था। लेकिन धीरे धीरे इसका नाम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज कर दिया गया। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी जब से हुआ है तो इसमें काफी चीजें मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो इसमें इन बच्चों को विशेष शिक्षण, रणनीति और व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता होती है। फिर आता है ई जो है बहु दिव्यांगता, मल्टीपल डिसेबिलिटीज। जब किसी व्यक्ति में एक से अधिक, ठीक है, यहाँ पर क्या है, मतलब एक से अधिक दिव्यांगता, ठीक है, एक से अधिक दिव्यांगता होती है जब, तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल डिसेबिलिटी बोलते हैं। जैसे दृष्टि बाधा के साथ श्रवण बाधा, ऐसे मामलों में समन्वित व्यापक सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं दिव्यांगता केवल एक प्रकार की नहीं होती बल्कि कई रूपों में पाई जाती है और प्रत्येक दिव्यांगता के लिए अलग अलग सहायता और शिक्षा संसाधन की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम इनका बाइफरकेशन देखेंगे, अलग अलग चीजें देखेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से इसमें डिवाइड किया गया है। तो विजुअल इम्पेयरमेंट है, इसी में आप देखेंगे कि जो ये मैंने आपको ABCDE कैटेगरी जो बताई है उसमें किस तरीके से चीजों को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो टाइप है हम उसमें ये देखेंगे कि विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट में दो कैटेगरी की गई है। अब दो कैटेगरी कौन कौन सी है? तो पहली है ब्लाइंडनेस, यानी टोटल लॉस ऑफ साइट, जब किसी की आंखें बिल्कुल चली जाते हैं, मतलब बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, पूरी तरीके से लॉस होता है। ठीक है, दूसरा आता है लो विजन। लो विजन में क्या होता है? जब थोड़ा बहुत मतलब दिखाई देता है, जैसे गॉगल्स वगैरह यूज करके देख सकते हैं, लेंसेज वगैरह यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं लो विजन, कम दृष्टि। फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब हियरिंग इम्पेयरमेंट में भी दो कैटेगरी की गई है। हियरिंग इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन सब, जितनी भी डिसेबिलिटी आप देखेंगे उन सबकी डेफिनेशन आगे दी हुई है, तो हम उसको देखेंगे। तो इसमें भी दो कैटेगरी की गई है। पहली है बधिर, ठीक है, दूसरी है हार्ड ऑफ हियरिंग। तो बधिर जो है इसमें 70 dB से एबव का जो लॉस होता है, ठीक है, 70 dB से अधिक
ऊपर का जो लॉस होता है उसको वो डेफ कैटेगरी में आता है। ठीक है। ये प्रोफाउंड इनएबिलिटी टू हियर, इनको सुनने में समस्या होती, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। ठीक है। डीबी का मतलब होता है डेसिबल, हियरिंग को हम मेजर करते हैं ना, तो डीबी जो होता है हमेशा डी स्मॉल और बी कैपिटल लिखा जाता है। दूसरा है हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी डिफिकल्टी हियरिंग बट नॉट टोटल लॉस, मतलब इसमें सुनने में कठिनाई होती है लेकिन इसमें टोटल लॉस नहीं होता है। तो इसमें 60 to 70 dB का, मतलब 60 to 70 dB का लॉस होता है। ठीक है, कितना होता है? 60 to 70 dB का लॉस। तो जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसके अनुसार हियरिंग इम्पेयरमेंट की दो कैटेगरी की गई थी। ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट की दो कैटेगरी की गई थी। पहली कैटेगरी है डेफ, दूसरी कैटेगरी है हार्ड ऑफ हियरिंग। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो है चलन दिव्यांगता, यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो इसमें पार्ट 1 जो है सेरेब्रल पैल्सी। ठीक है, सेरेब्रल पैल्सी का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रामस्तिष्क पक्षाघात या घात बोलते हैं। ठीक है, प्रामस्तिष्क पक्षाघात का मतलब होता है ब्रेन कंट्रोल कंट्रोल नहीं होता, उसकी वजह से जो बॉडी होती है वो भी कंट्रोल नहीं होती, तो बॉडी मूवमेंट और ब्रेन कंट्रोल में काफी दिक्कत आती है। खड़े हो जाते हैं तो खड़े ही मतलब वो रहते हैं, हाथ पैर ढीले होते हैं तो बहुत ज्यादा कड़े होते हैं, मतलब कड़े का मतलब बहुत ज्यादा टाइट होते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें आता है लेप्रोसी क्योर्ड। लेप्रोसी क्योर्ड जो है, क्योर्ड विथ बट विथ फिजिकल आफ्टरमैथ। आपने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं लेप्रोसी क्योर्ड में जिनकी स्किन प्रॉब्लम ज्यादा होती है, कोऑर्डिनेशन में तो दिक्कत होती है, स्किन प्रॉब्लम भी होती, खुरदुरी सी स्किन दिखाई देती है। नेक्स्ट है डी, जो है इंटेलेक्चुअल्स एंड अदर। तो इंटेलेक्चुअल्स एंड अदर में आप देखेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक दिव्यांगता, जिनकी आईक्यू प्रॉब्लम होती है, यानी मानसिक प्रोसेस में दिक्कत होती है, सोचने समझने में दिक्कत होती है। दूसरा है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे पढ़ने में, लिखने में, कोऑर्डिनेशन करने में और गणना करने में, इन सब चीज़ों में दिक्कत होती है, तो इसमें हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का मतलब होता है, इसको स्वलीनता बोलते हैं। स्वलीनता में ये एक चीज छुपी होती है, लीन। तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो अपने आप में लीन रहते हैं। ठीक है, मतलब सोशलाइजेशन उनका जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, लोगों से बातचीत करने में काफी दिक्कत होती है, कोऑर्डिनेशन बनाने में दिक्कत होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी दिक्कत होती है, अलग रहना पसंद करते हैं, अपने आप में लीन रहते हैं। जैसे आपने मूवी देखी होगी बर्फी मूवी, बर्फी मूवी में प्रियंका चोपड़ा जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है, उसकी उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। उसको आपने देखा होगा, अगर मूवी तो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। उसमें क्या होता है, वो अलग थलग रहती है बिल्कुल लोगों से। ठीक है, तो ये तीन डिसेबिलिटी बौद्धिक व अन्य के अंतर्गत आती हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि एएसडी। ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। बौद्धिक व अन्य भाग 2, इसमें न्यूरोलॉजिकल मेंटल आता है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल और मेंटल कंडीशन जो है, इसमें मेंटल इलनेस आती है। दो चीजें आपको पढ़नी है, एक तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एक मेंटल इलनेस। दोनों में डिफरेंस होता है। इलनेस जो होती है उसे हम, जैसे बीमारी जो होती है हम दवा खा के ठीक कर सकते हैं ना, तो इलनेस जो होती है समटाइम खत्म हो जाती है, लेकिन जो बीमारी जो डिसेबिलिटी होती है उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं, उसमें हम सुधार कर सकते हैं, उसको हम रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं, पुनर्वास कर सकते हैं। ठीक है, तो मानसिक रुग्णता यानी मेंटल इलनेस। दूसरा आता है इसमें पार्किंसन रोग। ठीक है, ये आगे हम जानेंगे कि इसकी डेफिनेशन। फिर नेक्स्ट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, तो इसमें ये तीन प्रकार की दिव्यांगता आती हैं। फिर है दिव्यांगता या मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी जो है मतलब एक से अधिक। ठीक है, मल्टीपल डिसेबिलिटी का मतलब क्या है? एक से अधिक, जिनमें एक से अधिक दिव्यांगता होती है वो मल्टीपल डिसेबल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे फिजिकल के साथ इंटेलेक्चुअल। ठीक है, फिजिकल प्लस इंटेलेक्चुअल, शारीरिक और बौद्धिक दिव्यांगता।
फिजिकल के साथ सेंसरी दिव्यांगता। सेंसरी दिव्यांगता में क्या आता है, दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो आई आप देख रहे होंगे, एक ईयर देख रहे होंगे। आई का मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट, ईयर का मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। दूसरा जो है आप पढ़ेंगे डेफ एंड ब्लाइंडनेस हो गया। तीसरा डेफ प्लस एसिड अटैक विक्टिम। इस तरीके से मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिसेबिलिटी फ्रॉम कैटेगरीज, मतलब एडी में से बहुत सारी कैटेगरी। सेंसरी डिसेबिलिटी के साथ फिजिकल डिसेबिलिटी या फिर डेफ ब्लाइंडनेस यहाँ पर देख सकते हैं। डेफ ब्लाइंडनेस जो है यानी कि उस वो बच्चा एचआई भी है और वीआई भी है, ठीक है। तो दोनों तरीके की प्रॉब्लम होती हैं, सुनने में भी प्रॉब्लम और देखने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं बधिर अंधता या डेफ ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इनका क्लासिफिकेशन जो है ये हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया था, ठीक है। जिसमें सेंसरी में क्या आता है, ईयर और आई, ठीक है। फिजिकल में आता है बॉडी मूवमेंट, ठीक है। ब्लड में रक्त, ब्लड रिलेटेड जो होता है जेनेटिक होता है। मल्टीपल डिसेबिलिटी में क्या होती है, मिक्स्ड दिव्यांगताएं होती हैं, ठीक है। और मानसिक व तंत्रिका में मेंटल और न्यूरो में ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं होती हैं। तो अब हम संवेदी दिव्यांगता के बारे में समझेंगे। संवेदी दिव्यांगता के अंतर्गत दृष्टि से संबंधित दिव्यांगता के बारे में समझेंगे, ठीक है। यानी कि दृष्टि से संबंधित दिव्यांगता क्या है, जिसको हम विजुअल इम्पेयरमेंट बोलते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, वीआई बोलते हैं। तो वीआई की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें दो कैटेगरी आपको ने देखी थी आगे की स्लाइड में, जिसमें ब्लाइंडनेस था यानी कि टोटल ब्लाइंडनेस, जिसमें बिल्कुल दिक्कत होती है, पूरी तरीके से दिक्कत होती है। दूसरा आपने देखा था लो विजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम संवेदी दिव्यांगता का मतलब समझ लेते हैं। जब इंद्रियों में प्रॉब्लम होती है, हमारे पास कितने 5 इंद्रियां होती हैं ना, कितनी होती हैं, 5 सेंसेस होते हैं, ठीक है। ये सभी ने पढ़ा है। तो 5 सेंसेस में से जैसे आपने आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है, स्किन, ये सारी चीजें पढ़ी है ना। तो 5 जो सेंसेस होते हैं इनमें अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको हम सेंसरी डिसेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। सेंसरी डिसेबिलिटी जैसे आँख या कान के माध्यम से जानकारी ग्रहण करने की क्षमता जब प्रभावित होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें ब्लाइंडनेस देखेंगे। ब्लाइंडनेस जो है यानी अंधता, अंधता का जो अर्थ या दृष्टि बाधित हम कह लें, सबसे अच्छा जो साइंटिफिक टर्म्स है, अंधता ना कह के अगर हम दृष्टि बाधित कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो दृष्टि बाधित जो है जब किसी व्यक्ति को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है, या बहुत कम दिखाई देता है, जिससे वो सामान्य रूप से पढ़ना, लिखना, चलना फिरना ना कर पाए, ऐसे व्यक्ति को ब्रेल लिपि या फिर टच आधारित, स्पर्श आधारित साधन और श्रवण माध्यमों पर अधिक निर्भर होना पड़ता है। श्रवण माध्यम क्या होता है, जिसमें श्रवण माध्यम का मतलब होता है कि सुनकर, जैसे टेप रिकॉर्डर है या ऑडियो सुन के जब वो पढ़ाई वढ़ाई करे तो उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आप साइट देख रहे हैं, जो विजन है वो टोटली लॉस दिखा रहे हैं, ठीक है। यानी ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जो दृष्टि होती हो वो पूर्ण रूप से प्रभावित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्प दृष्टि यानी लो विजन। तो लो विजन जो है या अल्प दृष्टि का मतलब है जब व्यक्ति को चश्मा लगाने के बाद, ठीक है, साफ दिखाई नहीं देती, चश्मा लगाने के बाद भी साफ दिखाई नहीं देता, यानी आंखें पूरी तरह से काम करना बंद नहीं करते, लेकिन दृष्टि इतनी कमजोर होती है, यानी कि आंखें इतनी कमजोर होती हैं कि सामान्य तरीके से चीजों को देखना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को और व्यक्तियों को बड़े अक्षर, अधिक रोशनी, विशेष दृश्य सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो दोनों में अगर हम अंतर की बात करें तो जो ब्लाइंडनेस है, ब्लाइंडनेस में क्या होता है, या तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता या बहुत ही ज्यादा कम दृष्टि होती है, जबकि लो विजन में व्यक्ति को दिखाई तो देता है लेकिन धुंधला, अस्पष्ट या कम दिखाई देता है। तो इसलिए कहा जाता है एक में अंधकार है, दूसरे में धुंधलापन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दृष्टि बाधित है ये केवल अंधता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अल्प दृष्टि भी शामिल है। मतलब इसमें सिर्फ ब्लाइंडनेस नहीं है, इसमें दो कैटेगरी की गई हैं आरपीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहली कौन सी है, टोटल ब्लाइंडनेस यानी कि दृष्टि बाधित, और दूसरी है अल्प दृष्टि, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट डिसेबिलिटी।
तो नेक्स्ट सेंसरी डिसेबिलिटी में है सुनना और बोलना। तो इसमें दो चीजें हैं, ठीक है। एक सुनना, जिसको सुनने में प्रॉब्लम होती है, दूसरा जिसको बोलने में प्रॉब्लम होती है, वो लोग आते हैं। तो सुनने में प्रॉब्लम यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट में मैंने आपको बताया था, इसमें दो कैटेगरी की गई थी। दो कैटेगरी में क्या क्या, पहला डेफ, ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है, हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है। पहला डेफ और दूसरा हार्ड ऑफ हियरिंग, ये क्लियर हो गया। इसमें दो कैटेगरी की गई थी। डेफ का मतलब क्या है, जिन्हें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, और हार्ड ऑफ हियरिंग वाले जो होते हैं जिनको थोड़ा बहुत सुनाई देता है। तो इसमें क्या होता है, सुनने की क्षमता बहुत कम या बिल्कुल ना होना, ठीक है। सुनने की क्षमता कम जो होती है वो हार्ड ऑफ हियरिंग होती है, और बिल्कुल ना होना जो होता है वो डेफ होता है। दूसरा जो है स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ये अलग तरीके की दिव्यांगता है। जिससे बहुत बार जब हम पूछते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है, तो बहुत लोग बोलते हैं सुनने और बोलने में प्रॉब्लम। तो सिर्फ सुनने में प्रॉब्लम होती है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट कहलाती है, और जो बोलने में प्रॉब्लम होती है वो स्पीच इम्पेयरमेंट या स्पीच डिसेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बोलने में, स्पीच में, मतलब जब हम कुछ बोल नहीं पाते हैं तो स्पीच डिसेबिलिटी कहलाती है। जब हम लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं या लैंग्वेज को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जैसे लैंग्वेज में दो चीजें होती हैं, पहली होती है रिसेप्शन, ठीक है। रिसेप्शन का मतलब क्या होता है, अधिग्रहण, ग्रहण या अधिग्रहण बोल सकते हैं। दूसरा जो होता है एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, मतलब अभिव्यक्ति। तो इसमें दोनों चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। लैंग्वेज डिसऑर्डर या लैंग्वेज डिसेबिलिटी जब होती है तो हमें ग्रहण करने में प्रॉब्लम होती है और एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम ये कह सकते हैं स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी में जब भाषा को ग्रहण करने और एक्सप्रेस करने में यानी बोलने में दिक्कत होती है तो वो स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी कहलाती है, यानी बोलने या भाषा में समझने में कठिनाई। नेक्स्ट आता है फिजिकल, शारीरिक, ठीक है। फिजिकल में आता है सबसे पहला जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो है चलने फिरने में असमर्थता, ठीक है। जैसे हाथ पैर शरीर के अंगों में कमजोरी, जिससे क्या होता है चलना कठिन हो जाता है। आप देखते हो कैसे लोग वॉकर या फिर बैसाखी या फिर कैलिपर का यूज करते हैं चलने के लिए, ठीक है। मतलब सहायक उपकरणों का यूज करते हैं चलने के लिए। फिर नेक्स्ट है कुष्ठ रोग से प्रभावित, यानी कि लिप्रोसी क्योर्ड, कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके लेकिन शारीरिक विकृति रह जाना। इसमें क्या होता है कि कुष्ठ रोग में बहुत सारे लोग ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है जो शारीरिक विकृति होती है वो रह जाती है। जैसे आप ये हैंड देख रहे होंगे, इसमें स्किन प्रॉब्लम, तो इसमें बहुत सारे लोग ठीक भी हो जाते हैं लेकिन इसमें स्किन प्रॉब्लम या चीज़ें रह जाती हैं, ठीक है। फिर आता है इसमें डॉफिज्म। डॉफिज्म जो है इसको बोलते हैं हिंदी में बौनापन। क्या बोलते हैं, बौनापन, ठीक है। बौनापन का मतलब क्या होता है, बौनापन जो होता है असामान्य रूप से कम लंबाई, मतलब बहुत छोटे, आप बहुत लोगों को देखते होंगे जिनकी हाइट बहुत छोटी होती है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे जो होनी चाहिए वो नहीं होती है, उससे कम रह जाती है, ठीक है। तो वो ऐसे लोग किस में आते हैं, डॉर्फिज्म में आते हैं, असामान्य रूप से कम लंबाई होना, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है जिसमें मांसपेशियां जो होती है धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें क्या होता है, मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट है सेरेब्रल पैल्सी, ठीक है। सेरेब्रल पैल्सी जो है जिसको हिंदी में प्रामस्तिष्कीय पक्षाघात बोलते हैं, जन्म या बचपन में दिमाग को नुकसान जिससे शरीर की गतिविधि जो होती है प्रभावित होती है, ठीक है। मतलब जो हमारा ब्रेन होता है, इसमें क्या होता है सेरेब्रल पैल्सी में, जो ब्रेन होता है ब्रेन में दिक्कत होती है, ठीक है। ब्रेन में दिक्कत होती है जिसकी वजह से जो हमारा बॉडी बैलेंस होता है, हमारा कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, हमारा समन्वय होता है वो प्रभावित होता है। तो मतलब जिसमें दिमाग को नुकसान होता है और उसकी वजह से क्या होता है शारीरिक गतिविधि जो होती है, मतलब जैसे हम चलते फिरते हैं उठते बैठते हैं, ये सारी चीजें इसमें प्रभावित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एसिड अटैक विक्टिम। एसिड अटैक विक्टिम में अगर हम एग्जांपल ले तो छपाक मूवी देखी होगी आप सबने, जिसमें दीपिका पादुकोण ने एक रोल किया था लक्ष्मी का। वो लक्ष्मी एक लेडी होती है जिसके ऊपर किसी ने एसिड डाल दिया होता है, उसके बाद उसका फेस का की बहुत दुर्दशा होती है, फेस बिगड़ जाता है पूरा, ठीक है।
तो ऐसे जो एसिड अटैक विक्टिम होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो एसिड हमले से शारीरिक और मानसिक क्षति होती है जिनको, वो आते हैं एसिड हमले से, मतलब एसिड अटैक विक्टिम में। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो है ये भी ब्रेन और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है यानी मसल्स जो होती हैं उससे रिलेटेड होता है। तो इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस आता है। इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब होता है दिमाग और नसों से जुड़ी बीमारी जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ता है। ठीक है, दो चीजें हैं, दिमाग और जो हमारी मसल्स होती हैं उनसे जुड़ी क्या होती है, बीमारी होती है, जिससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी कोऑर्डिनेशन होता है, हम बॉडी बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, शरीर का जो शरीर का संतुलन होता है वो क्या होता है, बिगड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज जो होती है कपकपी और शरीर की गति में कमी की बीमारी। ठीक है, बहुत लोग ऐसे खड़े खड़े कांपते हैं और शरीर की मूवमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ऐसा जो रोग होता है उसको पार्किंसन डिजीज बोलते हैं। फिर है क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो है लंबे समय तक रहने वाले तंत्रिका तंत्र की बीमारी। मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन है, इसमें क्या होता है, इसमें अफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये लंबे समय तक तंत्रिका तंत्र में रहने वाली बीमारी जो होती है वो क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कहलाती है। फिर है बौद्धिक और सीखना, इंटेलेक्चुअल एंड लर्निंग डिसेबिलिटी जो आती हैं। तो इसमें सबसे पहले बौद्धिक दिव्यांगता जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें सीखने, समझने और निर्णय लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, इसमें आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, चीज़ों को सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, कोई डिसीजन नहीं कर पाते, इनकी जो डेली रूटीन है, दैनिक दिनचर्या है, वो प्रभावित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है विशिष्ट सीखने की अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी में पढ़ने, लिखने या गणित सीखने में कठिनाई होती है। जैसे एग्जाम्पल है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया। जैसे आपने तारे ज़मीन पे अगर मूवी देखी है तो उसमें जो वो बच्चा होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसी है, उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। तो पढ़ने में दिक्कत यानी कि डिसलेक्सिया, लिखने में दिक्कत यानी कि डिस्ग्राफिया, ठीक है, गणित में दिक्कत यानी कि डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स हैं डिसेबिलिटी के। फिर है मेंटल एंड बिहेवियरल, मानसिक और व्यवहार संबंधी। तो सब मानसिक जो है मेंटल इलनेस जो है, जिसको सोच, भावना और व्यवहार से जुड़ी गंभीर मानसिक समस्या कहते हैं। जैसे ये कब होता है, फैमिली में कोई लॉस हो जाए। ठीक है, जो मेंटल इलनेस है, फैमिली में कोई लॉस हो जाए, कोई ऐसा अपना चला जाए बहुत ज़्यादा करीब, उसकी वजह से क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, ट्रॉमा में चले जाते हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होता है, वो मेंटल इलनेस की स्थिति में आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, सोच, हमारे इमोशन और हमारा बिहेवियर जो होता है उससे जुड़ी गंभीर मानसिक समस्या होती है। जो इलनेस होती है, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस ये ठीक हो सकता है, इलनेस क्या है, ठीक हो सकता है, लेकिन जो डिसेबिलिटी है वो क्या है, वो ठीक नहीं हो सकती। उसमें हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आ गया। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एएसडी बोलते हैं। ठीक है, एएसडी जो है इसमें क्या होता है, सामाजिक व्यवहार और संचार की में समस्या होती है। मतलब इसमें बच्चा जो है सोशल उसका लेस होता है, मतलब सामाजिक बिहेवियर जो होता है उसका लेस होता है। ठीक है, अब कैसे लेस होता है, तो वो लोगों के सामने नहीं जाना चाहता, अलग थलग रहना चाहता है। ठीक है, उसके संचार में कम्युनिकेशन होती है, वो अपने में लीन रहते हैं। नेक्स्ट है ब्लड डिसऑर्डर यानी रक्त संबंधी डिसऑर्डर। ठीक है, तो जो ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें थैलेसीमिया आता है, खून की अनुवांशिक बीमारी, जिनकी खून में थक्का जमना, मतलब खून की बीमारी होती है। ठीक है, फिर हीमोफीलिया है, खून का सही तरीके से थक्का ना बनना। ठीक है, इसमें ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती बहुत लोगों की। फिर सिकल सेल रोग होता है, लाल रक्त कणिकाओं की बीमारी। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये जो है वो नॉर्मल होती है, और इस तरीके से जिसको होता है सिकल होता है, उसको सिकल सेल बोलते हैं। तो इसमें लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं उसकी बीमारी होती है। फिर है मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी में अ, एक से अधिक दिव्यांगता एक साथ होना। ठीक है, यानी कि ब्लाइंडनेस भी होता है और उसके साथ डेफ भी होते हैं। तो
ऐसी जो कंडीशन होती है वो किसकी होती है, डेफ ब्लाइंड। मतलब इसमें मैक्सिमम सपोर्ट की नीड होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की नीड होती है। तो एक से अधिक बीमारी यानी कि VI प्लस HI, ठीक है। ये क्या, इसको सेंसरी इम्पेयरमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। दोहरी दिव्यांगता भी बोलते हैं, सेंसरी इम्पेयरमेंट भी बोलते हैं। तो आप जिस नाम से अगर इस तरीके से चीज़ आ जाती है तो आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, हिडन डिसेबिलिटी, ठीक है। हम बहुत बार बात करते हैं हिडन डिसेबिलिटी की। हिडन डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, छुपी हुई, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी दिव्यांगता आती है, तो सबसे पहला HI आता है, आपने देखा होगा, दिखाई देता है हियरिंग इम्पेयरमेंट अगर किसी को होता है, जब तक वो बोले ना या साइन ना करे तब तक पता नहीं चलता ना। दूसरा जो है स्पीच इम्पेयरमेंट है, स्पीच इम्पेयरमेंट, ठीक है। तीसरा जो है वो क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी भी किसी को दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो इस तरीके की जो दिव्यांगता है वो हिडन दिव्यांगता के अंतर्गत आती है। तो इसमें आपने काफ़ी चीज़ें देख ली, आंखों और कानों से जुड़ी यानी सेंसरी इम्पेयरमेंट, फिर फिजिकल देख ली, शरीर और मांसपेशियों से जुड़ी दिव्यांगता, फिर न्यूरोलॉजिकल मेंटल यानी दिमाग और नसों से जुड़ी दिव्यांगता, खून से जुड़ी यानी ब्लड रिलेटेड, फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक है। इस तरीके से आपने 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी पढ़ी, ठीक है। इसमें आपको बस डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत है, और चीज़ें नहीं ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके आगे आप देखेंगे कि आप जिस दिव्यांगता को आपने इसमें चूज़ किया है या चूज़ करेंगे टायर 2 में, तो उस पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी ये नॉलेज के लिए है ताकि आप लिख पाओ, ठीक है। अगर कोई चीज़ आए तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, तो ये उसके लिए है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अब इनके मुख्य कारण जो हैं, तो बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। पहला है जन्म से संबंधित, ठीक है, जन्म से संबंधित। दूसरा है प्रसव के समय, फिर बीमारी, फिर दुर्घटनाएं, फिर संक्रमण, फिर पोषण, फिर पर्यावरण, फिर बढ़ती उम्र, फिर हिंसा और समाज, फिर चिकित्सीय लापरवाही। तो ये सारी चीजें एक एक करके हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहले जन्म से संबंधित कारण है। जन्म से संबंधित कारण जो है, इसमें अनुवांशिक दोष होता है, वंशानुगत बीमारी। अनुवांशिक दोष जो होता है जो पीढ़ियों से चला आता है, ठीक है। मतलब जैसे दादी में है, फिर पापा में हो गया, फिर पापा से उनके बच्चे में हो गया। तो इस तरीके से जो बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, ठीक है, उस अनुवांशिक दोष होता है जो जन्म से संबंधित होता है। गर्भावस्था में संक्रमण, गर्भावस्था में संक्रमण जैसे रुबेला हो जाना, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाना, या माँ का कुपोषण, ये बच्चे के विकास को रोकता है। हानिकारक सेवन, शराब, नशीले पदार्थ या दवाओं का सेवन, समय से पहले अगर प्रीमेच्योर बर्थ होता है 7 मंथ पे, तो ये भी एक कारण है। अगर प्रीमेच्योर बर्थ होता है तब भी बच्चे में दिव्यांगता होने के चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट है ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। अगर ड्यूरिंग डिलीवरी भी इसमें दिक्कत आती है, ठीक है, एक कारण ये भी होता है। अगर डिलीवरी जो होती है जिसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है या बहुत ज़्यादा कठिन होता है, आप देखते हैं कि डिलीवरी जैसे 3-4 दिन लग गया, या फिर बहुत कठिन वो हो गया, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो भी बच्चे में डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। डिलीवरी के समय ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी बच्चों में डिसेबिलिटी होने के अवसर बढ़ जाते हैं। नवजात शिशु की को चोट, अगर बच्चे के सिर में चोट लग जाए या बच्चे को चोट लग जाए, तो भी बहुत ज़्यादा दिव्यांगता होने के चांसेस होते हैं। असुरक्षित डिलीवरी, ठीक है, अगर डिलीवरी जब हो रही है तो वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं हो, सुरक्षा नहीं हो बच्चे के लिए, माँ के लिए, तो भी बच्चे में डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। असुरक्षित डिलीवरी का मतलब बिना चिकित्सकीय देख रेख के, जैसे घर पे बहुत पहले के ज़माने में लोग करते थे ना कि घर पे हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो इस तरीके से चीज़ों में, मतलब प्रसव के समय या ड्यूरिंग डिलीवरी की बात करें तो लंबे कठिन या कठिन प्रसव में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, नवजात शिशु को चोट लग जाती है, या डिलीवरी जो होती है वो बिना किसी के देखरेख में होती है, तब दिव्यांगता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है बीमारी के कारण। बीमारी के कारण जो है, जैसे पोलियो हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है, मस्तिष्क ज्वर होता है, ठीक है, यानी बुखार हो जाता है, संक्रामक रोग हो जाता है, जैसे TB हो गया, कुष्ठ रोग हो गया,
या मानसिक रोग जो है, ठीक है। पोलियो में चलने फिरने से संबंधित होता है, जिसमें चलन शक्ति जो होती है, चलने फिरने की जो शक्ति होती है वो इसमें प्रभावित होती है। मेनिंजाइटिस जो है, इसकी अगर हम बात करें तो मेनिंजाइटिस जो है हमारे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को बचाने के लिए 3 परतों की एक झिल्ली होती है, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि मेनिंजिस क्या होती है। जब इन परतों में क्या होता है, सूजन आ जाती है, तो उसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है। मेनिंजाइटिस क्या है, एक गंभीर बीमारी है जिसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाले सुरक्षात्मक झिल्लियां जो होती हैं, जिसमें सूजन हो जाती है, ठीक है। तो ये कब होता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, कभी कभी फंगस या पैरासाइट से भी हो जाता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस क्या होती है, ज़्यादा खतरनाक होती है। जो वायरल मेनिंजाइटिस होती है वो थोड़ा कम होती है, ठीक है। इसके लक्षण क्या होते हैं, तेज बुखार होता है, सिर में दर्द होता है, गर्दन का करना, उल्टी या मतली, रोशनी से परेशानी, बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है। इस तरीके की चीज़ें मतलब देखी जा सकती हैं। दूसरा जो है मस्तिष्क ज्वर, दिमाग का जो बुखार होता है उसकी वजह से भी क्या होता है, डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है संक्रामक रोग, ठीक है। मतलब वायरस जो होते हैं, मतलब इन्फेक्शन जो होते हैं उनकी वजह से, टीबी या कुष्ठ रोग जो है उनकी वजह से कोई डिसेबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट है मेंटल इलनेस, जब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ट्रॉमा रहता है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर कोई अदर डिसेबिलिटी होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है संक्रमण और वायरस, जिसमें खसरा और मम्स आता है। गंभीर महामारियां जैसे कोविड, कोरोना वायरस आया था, कान का संक्रमण या बार बार संक्रमण, जिसकी वजह से क्या होता है, बहरापन हो जाता है। तो सबसे पहले हम इन्फेक्शन की बात करें तो जब बैक्टीरिया जो होती है, संक्रमण जो होता है वो जब बैक्टीरिया या वायरस, फंगस या अन्य जो सूक्ष्म छोटे छोटे जो जीव होते हैं शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे क्या होता है, शरीर को नुकसान पहुंचता है और बीमारी पैदा करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संक्रमण कहते हैं, ठीक है। वायरस की बात करें तो वायरस क्या होता है, बहुत छोटे और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही बढ़ सकते हैं और बीमारी फैलाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, वायरस कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर खसरा, यानी मीजल्स बोलते हैं। तो इसका जो कारण होता है, इस मतलब ये वायरस की वजह से होता है, ठीक है। खसरा जो है वो क्यों होता है, वायरस की वजह से होता है। इसके जो लक्षण हैं, जैसे तेज बुखार है, रेड रैसेस देखते होंगे, लाल लाल चकत्ते, खांसी जुकाम, आंखों में जलन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा संक्रामक है। दूसरा है मम्प्स। मम्प्स का कारण जो है गले और जबड़े में सूजन, बुखार, सिर दर्द, ये बच्चों में अधिक होता है। मम्प्स जो है इसमें होता है, बच्चों में अधिक होता है, ठीक है। फिर है यहाँ पर अगर हम बात करें को गंभीर महामारी है, तो आपने कोविड का टाइम कोई कैसे भूल सकता है, सभी को पता है। तो इसके लक्षण क्या है, बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई। तो ये महामारी जो था वो पैंडमिक बन चुका था, महामारी बन चुका था, ठीक है। इसकी वजह से डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है बार बार संक्रमण और बहरापन, मतलब अगर बार बार संक्रमण होता है, जैसे बार बार कान बहने लगे या मतलब कान के पर्दे में कोई नुकसान हो जाए, जिससे क्या होता है, डेफनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर है पोषण की कमी। तो आयोडीन में कमी, अगर आयोडीन की कमी होती है तो मानसिक दिव्यांगता होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। विटामिन ए की कमी हो तो ब्लाइंडनेस होने के चांस होते हैं। आयरन की कमी हो तो शारीरिक कमजोरी हो जाती है। तो कुपोषण से अन्य बीमारियां भी होती हैं, मतलब पोषण की कमी, अगर जो पोषण है उसमें कमी हो, अगर बैलेंस डाइट ना हो, ठीक है। बैलेंस डाइट का मतलब जो संतुलित आहार आप नहीं ले रहे हैं, तो तब भी दिव्यांगता होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट 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 है दुर्घटनाओं के कारण, ठीक है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, इसको एक्वायर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, एक्वायर्ड का मतलब होता है ग्रहित, ठीक है। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, ग्रहित, बाद में ग्रहण किया हुआ। तो इसमें क्या होता है, सड़क दुर्घटना हो जाए, रोड एक्सीडेंट हो जाए, जैसे सिर या रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाए, जिसकी वजह से दिव्यांगता हो जाती है। कार्यस्थल पर हादसे,
मतलब वर्क प्लेस पर जो मशीनों से चोट लग जाए उसकी वजह से दिव्यांगता होने के चांसेस होते हैं। जलने की घटनाएं, अगर आग वाग लग जाए जिसकी वजह से जलने की घटनाएं होती हैं। गिरना, बहुत ऊंचाई से गिर जाते हैं तो भी दिव्यांगता होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल काजेज यानी पर्यावरणीय कारक। तो पर्यावरणीय कारण जो है जिसमें पोल्यूशन, हवा और पानी में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है तो भी दिव्यांगता होने के चांसेस होते हैं। टॉक्सिक केमिकल जो होते हैं, जहरीले रसायन जिसमें कीटनाशक, औद्योगिक कचरा होता है जिसकी वजह से भी दिव्यांगता होने के कारण होते हैं। रेडिएशन बहुत ज़्यादा, जैसे हम फ़ोन देखते रहते हैं तो सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो रेडिएशन भी जो होती है जिसकी वजह से काफ़ी दिव्यांगता होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है शोर और प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन, सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है इसका। एजिंग भी एक कारण है दिव्यांगता का। जैसे आप देखते होंगे जो लोग ज़्यादा मतलब बढ़ती उम्र है जिनकी, आप देखते होंगे आपके घर में बुजुर्ग हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उनका सुनना जो होता है वो प्रभावित होता है, देखना प्रभावित होता है, सुनना कम हो जाता है, देखना कम हो जाता है। ठीक है, तो इससे इनमें क्या होता है, इंद्रियों की कमजोरी होती है, मतलब जो सेंसेस होती हैं वो वीक हो जाती हैं, तो सुनने और देखने की क्षमता इसमें प्रभावित होती है। नेक्स्ट है शारीरिक समस्या, जोड़ों में समस्या होने लगती है, जैसे हाथ पैर के जोड़ जोड़ जो होते हैं उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। मस्तिष्क संबंधी इसमें होती है, पार्किंसन या अल्जाइमर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है मानवीय और सामाजिक कारक। मानवीय और सामाजिक कारण की हम बात करें तो जैसे हिंसा, वायलेंस होता है घर घर में, यहाँ पर थप्पड़ बनाए ना, मम्मी पापा से तो सबने खाए होंगे, है ना। तो कहते हैं घरेलू हिंसा, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, युद्ध में घायल हो गया हो, एसिड अटैक या चाइल्ड लेबर, बहुत ज़्यादा बचपने में बहुत ज़्यादा काम कर लिया हो, बहुत ज़्यादा मार पीट के बहुत लोग करवाते हैं ना बच्चों से काम, तो ऐसे कारण भी होते हैं जिनकी वजह से दिव्यांगता होने के चांसेस होते हैं। चिकित्सीय लापरवाही हो सकती है, गलत इलाज, ठीक है, समय पर उपचार ना मिलना, अगर कोई भी मतलब कोई बीमारी हो गई, अगर उसका टाइम पे इलाज नहीं करो तो धीरे धीरे क्या होता है वो बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। गलत दवाओं का सेवन भी क्या है, इसकी वजह से भी दिव्यांगता होने के चांसेस होते हैं। तो एक नज़र में अगर हम देखें तो आपने पढ़ा इसमें जन्म और प्रसव, बीमारी, वायरस, ठीक है, कुपोषण से का कारण पढ़ा, दुर्घटना पढ़ा, पर्यावरण पढ़ा, बढ़ती उम्र पढ़ा, हिंसा और लापरवाही पढ़ा। तो अगर हम इसको एक शब्द में समझे तो जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चीज़ों के प्रति अवेयर हैं तो आप डिसेबिलिटी से लोगों को बचा सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं और बचा सकते हैं, तो जागरूकता ही बचाव है। तो नेक्स्ट अभी हमने ये देख लिया कि दिव्यांगता क्या है, दिव्यांगता के कारण क्या है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि दिव्यांगता का प्रिवेंशन क्या है, यानी कि बचाव हम कैसे कर सकते हैं दिव्यांगता से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम प्राइमरी की बात करें, प्राथमिक बचाव की बात करें तो समस्या होने से पहले टीकाकरण, ठीक है। तो समस्या होने से पहले टीकाकरण जो है, प्राथमिक में आपका आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, शीघ्र पहचान, ठीक है। जैसे दिव्यांगता होती है उसके कुछ दिनों में पता चल जाए कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है, या लक्षण अगर आने लगे तो उससे ये पता चल जाए कि बच्चे में दिव्यांगता है, तो उसको काफी हद तक हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समस्या होने से पहले रोकना, टीकाकरण वगैरह करवा लेना। द्वितीयक में आता है जल्दी पता लगाना, स्क्रीनिंग, वही होता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन यहाँ ना होके यहाँ पे है, ठीक है। तो सेकेंडरी में क्या होता है, जल्द स्क्रीनिंग करना, मतलब जल्दी ही टाइम पे पता लगाना। स्क्रीनिंग का मतलब समस्या का पता लगाना, ठीक है। नेक्स्ट है टेरेटरी यानी प्रत्यक, तो इसमें प्रभाव को कम करना। जब आप टीकाकरण करवा लेते हैं, जल्दी पता चल जाता है, तो उस प्रभाव को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो है प्रबंधन एंड फिजिकल रिहैबिलिटेशन, ठीक है।
प्रबंधन और फिजिकल रिहैबिलिटेशन जो है, या मेडिकल एंड फिजिकल रिहैबिलिटेशन जो है, मेडिकल की बात करें तो इसमें संक्रमण अगर होता है तो उसका इलाज है, ठीक है। मानसिक बीमारी की देखभाल कर सकते हैं, जो भी दौरे वगैरह आते हैं उनका इलाज कर सकते हैं। अब फिजिकल रिहैबिलिटेशन क्या कर सकते हैं? रिहैबिलिटेशन का मतलब ऐसी सुविधाएं जिससे हम किसी की लाइफ स्टाइल को सक्षम बना सकें, ठीक है। तो मेडिकल एंड फिजिकल रिहैबिलिटेशन की बात करें, मेडिकल की बात करो तो यहाँ पर मेडिकल में क्या हो जाएगा? ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। जब आप किसी का ट्रीटमेंट के जरिए आप उसको सही करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यानी इलाज करते हैं, तो वो कहलाता है मेडिकल, ठीक है। दूसरा है रिहैबिलिटेशन, जब आप उसको सुविधाएं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो वो कहलाती है फिजिकल। तो यहाँ पर फिजियोथेरेपी, अगर किसी को दिक्कत है हाथ पैरों में तो उसकी फिजियोथेरेपी करवाई जा सकती है। उसको प्रोस्थेटिस यानी कृत्रिम अंग दिए जा सकते हैं, जैसे कि जिसके हाथ नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं, तो इस सिचुएशन में हम हाथ पैर, वो आर्टिफिशियल लिम्ब आते हैं ना, वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। सर्जरी करवा सकते हैं, सुधारात्मक सर्जरी, ठीक है, जिससे उसका जो फिजिकल कंडीशन है वो सही हो जाए। नेक्स्ट प्रबंधन जो है सोशल और एजुकेशन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कर सकते हैं, एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट का बच्चा है तो उसे ब्रेल और मतलब ब्रेल लिपि और साइन वाली चीज़ें तो हम उनको, जो डेफ ब्लाइंडनेस है उनके लिए करेंगे। साइन लैंग्वेज जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए, तो अलग अलग जो टेक्निक्स हैं एजुकेशन की, शिक्षा की, वो हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं, कौशल विकसित कर सकते हैं, ताकि व्यक्ति आजीविका कमा सके, मतलब खुद के लिए, खुद लाइफ स्टाइल को सक्षम बना सके। सोशल है, समाज में शामिल कर सकते हैं, रैंप और व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा लोग एक दूसरे से बातचीत करेंगे, शामिल होंगे हर फंक्शन में, हर चीज़ में, तो बच्चे का सोशलाइजेशन ज़्यादा अच्छा होगा। दिव्यांगता की रोकथाम में कुछ चीज़ें और है, जैसे ये रोड मैप है, ठीक है। रोड मैप जो है, सबसे पहले गर्भावस्था से पहले, ठीक है, हम इसमें बचाव कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, गर्भावस्था के टाइम भी हम बचाव कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रसव है, इसमें भी बचाव कर सकते हैं, बचपन में भी, और सुरक्षा और समाज में भी, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक ये रोड मैप है हमारी, जो चलती जाती है, कहाँ से? गर्भावस्था से चलती है। वॉम टू टॉम्ब आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मतलब माँ के गर्भ से लेके कब्र तक जो हमारी जीवन यात्रा है वो कहाँ तक चलती है? माँ के गर्भ से लेके कब्र तक चलती है। तो ये एक यात्रा है, इसमें किसी भी स्टेज में डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और इनका प्रबंधन भी किसी भी स्टेज में हम कर सकते हैं। अब वो जो इनका जो वो अफेक्ट है, प्रभाव है, वो कभी अगर ज़्यादा जल्दी होता है, कम एज में होता है, तो उसका प्रभाव, उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, और ज़्यादा लंबे टाइम में, मतलब एज होने के बाद होता है, तो उस प्रभाव को हम कम नहीं कर सकते, ठीक। तो शुरुआत से पहले, अगर हम शुरुआत से पहले की बात करें, बिफोर द बिगनिंग, यानी तैयारी जीत की, तो विवाह से पहले स्वास्थ्य जांच, ठीक है, आनुवांशिक परामर्श ले सकते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग ले सकते हैं, नशीले पदार्थों से दूरी, मतलब जो सिगरेट, शराब, ये चीज़ें यूज़ करते हैं उनसे दूरी। दूसरी चीज़ क्या है? बैलेंस डाइट लेना, आहार का सेवन करना, संतुलित आहार का सेवन करना। डाइट तो सभी लेते हैं, फास्ट फूड और बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, लेकिन क्या उनके लिए उपयोगी है, क्या डाइट लेना चाहिए उनको, वो ज़रूरी है, ठीक है। क्या बच्चे के विकास के लिए, क्या माँ के विकास के लिए ज़रूरी है, वो वैसा डाइट लेना चाहिए, ठीक है। फिर गर्भावस्था के दौरान की बात करें तो नियमित जांच करवानी चाहिए, ठीक है। आयरन और कैल्शियम और फोलिक एसिड की टैबलेट, टीकाकरण, ठीक है, ऐसी चीज़ें ले सकते हैं बचाव के लिए। किन चीज़ों से बचा जाए? तो शराब और धूम्रपान से बचा जाए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें, हानिकारक दवाएं नहीं लें, जो भी दवाएं लेते हैं वो डॉक्टर की सलाह से ली जाएं। प्रसव के समय की बात करें तो क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? तो डू दिस में क्या है, एक सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी, मतलब जो डिलीवरी हो कैसे हो, सुरक्षित हो, अच्छे हॉस्पिटल में, या अच्छे ट्रेंड जो नर्स या स्टाफ डॉक्टर के संरक्षण में होनी चाहिए।
असुरक्षित प्रसव, घर पर जो बहुत सारी महिलाएं आती हैं और वो प्रसव करवाते हैं, तो उनसे उनको अवॉइड करना चाहिए। महत्वपूर्ण क्या है, ऑक्सीजन की कमी से बचाव, नवजात को चोट से बचाना, ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शैशव व बाल्यावस्था 0 to 5 ईयर। तो डे 1 की बात करें तो नवजात की सुनने व देखने की जांच करवाएं। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसकी जांच करवा लेनी चाहिए कि उसमें कोई कमी तो नहीं है, ठीक है। क्या करवाना चाहिए, 0 से 6 मंथ तक केवल ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान करवाना चाहिए। चाइल्डहुड जो है समय पर टीकाकरण होना चाहिए, बीसीजी, पोलियो, खसरा, ठीक है, कुपोषण से बचाव और बचपन की बीमारियों का इलाज, तो ये चीजें करवा सकते हैं। चाइल्डहुड में समय पर टीकाकरण जरूरी है, ठीक है, अगर ये चीजें नहीं करवाई तो भी दिक्कत होने के चांसेस होते हैं। आ गया नेक्स्ट आपका पोषण व कवच, ठीक है। संतुलित आहार, संतुलित आहार जो है जिसमें पौष्टिक आहार जरूरत होती है, ठीक है। हरी साग सब्जियां, जो चीज़ जरूरी, विटामिन ए की जरूरत, विटामिन की जरूरत हम बोल सकते हैं, कैल्शियम और आयरन की कमी होती है जिसकी वजह से दिक्कत होती है, तो ये कमियां नहीं होने पाए। आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, मस्तिष्क विकास के लिए चीजें जरूरी होती है। दुर्घटना से सुरक्षा, जब भी आप कहीं जाते हैं तो सीट बेल्ट और हेलमेट लगा के जाएं। कार्यस्थल पर सुरक्षा, हमेशा ग्लव्स और गॉगल्स का यूज करें। घर में बच्चों की सुरक्षा, ठीक है, ज्यादा नीचे कोई चीज नहीं रखें क्योंकि वो चीजें गिर सकती हैं छूने से, ठीक है। अब गिरेंगी तो बच्चों के सर पे लगेंगी तो चोट जो है, अगर मस्तिष्क पे चोट ज्यादा लग जाती है तो क्या होता है, दिव्यांगता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। संक्रमण से बचाओ, तो स्वच्छ, अगर संक्रमण से बचना है, वायरस से बचना है, जैसे हम कोविड के लिए हम क्या करते थे, हाथ धुलते थे, हमेशा सैनिटाइजर यूज करते थे, ठीक है। तो स्वच्छता बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आंख, कान और दांत की नियमित जांच करवानी चाहिए, ठीक है। सुरक्षित और पानी और भोजन लेना चाहिए। गुड हैबिट ब्रेक द चेन, अगर अच्छी आदत होती है, ठीक है, अगर आप स्वच्छता बनाए रखते हैं, ठीक है, आप नियमित जांच करवाते हैं, आप अच्छी बैलेंस डाइट लेते हैं, तो क्या होता है, बीमारियों का उपचार अच्छे से हो सकता है। पर्यावरण और मानसिक स्वास्थ्य, तो प्रदूषण और जहरीले रसायनों से बचाओ। शोर प्रदूषण में कम रहना चाहिए, कम करना चाहिए, ठीक है। स्वस्थ मन तो क्या होता है, स्वस्थ शरीर, मतलब स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर का वास होता है, किसी ने डेफिनेशन दी थी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तनाव प्रबंधन करवा सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो उसको मैनेज करवा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। मानसिक रोगों का इलाज, परामर्श और सहयोग ले सकते हैं, ठीक है। सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी दिव्यांगता के प्रति जागरूकता, एज अ ह्यूमन बीइंग हम समाज के मेंबर है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, ठीक है। कुप्रथाओं का विरोध, मतलब जो स्टेरियोटाइप का बिहेवियर है जो हमेशा से चला आ रहा है कि दिव्यांगता जो है वो पुनर्जन्म का पाप है, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये बेचारे हैं, तो ऐसी जो चीजें हैं उनसे उनका विरोध करना चाहिए, ठीक है। सरकारी योजनाओं की जानकारी, मतलब जो भी नीति आई हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए, जागरूकता इससे बढ़ेगी। तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जागरूक करें एज ए स्पेशल एजुकेटर, क्योंकि अभी हम क्या हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं। एक नजर में भी प्यार होता है, तो सॉरी बहुत बेसुरा गाया मैंने। तो यहाँ पर हम बात करें जेनेटिक, जो चीजें हमने पढ़ी है उसको हम एक नजर में देख लेते हैं, यानी कि समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक यानी बिफोर, फिर ठीक है आपने पढ़ा, फिर लाइफ स्टाइल कैसे मेंटेन करनी, कैसे हाइजीन मेंटेन करनी, सेफ्टी मेंटेन करनी है, कैसे प्रेगनेंसी में पोषण लेना है, ठीक है, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो नहीं करनी, बर्थ के समय हॉस्पिटल में डिलीवरी अच्छी होती है, मतलब अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे ट्रेन्ड स्टाफ के पास, ठीक है। चाइल्डहुड में टीकाकरण वैक्सीनेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारे रोकथाम के बारे में हमने जाना। तो अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपका क्या जाता है, बस आप हम पे अपनी उंगली लगाइए और वो लाइक हो जाएगा, प्लीज़। तो नेक्स्ट जो है एसोसिएटेड कंडीशन है, ठीक है। एसोसिएटेड कंडीशन का मतलब
क्या है संबंध अवस्था इन डिसेबिलिटी, मुख्य उसकी मुख्य अवधारणा और वर्गीकरण जानेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर ले एसोसिएटेड कंडीशन क्या है। ठीक है, एसोसिएटेड कंडीशन वो है जो अतिरिक्त समस्याएं, मतलब जो एक्स्ट्रा चीजें डिसेबिलिटी के साथ आती हैं या बीमारियां हैं जो मुख्य दिव्यांगता के साथ होती हैं। मतलब इसमें मेन डिसेबिलिटी तो होती है, उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके अतिरिक्त जो प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी मुख्य दिव्यांगता के साथ जुड़ी समस्याएं जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, मुख्य दिव्यांगता वो प्रमुख समस्या या कमी है जो व्यक्ति में पाई जाती है, जैसे सुनने में कमी, देखने में कमी, बौद्धिक अक्षमता, शारीरिक दिव्यांगता, यही व्यक्ति की प्राथमिक समस्या होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर जो अर्थ है, ऐसी अतिरिक्त समस्याएं, ठीक है, एडिशनल प्रॉब्लम जो किसी व्यक्ति की मुख्य दिव्यांगता के साथ पाई जाती है। मतलब एक दिव्यांगता तो होती है, उसके साथ दूसरी कंडीशन भी इसमें होती है। ठीक है, मेन दिव्यांगता भी होती है, ठीक है, उसके साथ क्या होती है, अदर समस्याएं भी होती हैं। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड डिसेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अतिरिक्त समस्याएं, एडिशनल प्रॉब्लम, मतलब जैसे चलने फिरने में दिक्कत है तो उसके अलावा सुनने में प्रॉब्लम आ रही है या उसके अतिरिक्त और भी समस्याएं आ रही हैं तो उनको एसोसिएटेड कंडीशन बोलते हैं। जैसे मेन डिसेबिलिटी प्लस एसोसिएटेड कंडीशन जो है उसको कॉम्प्लेक्स चैलेंज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दैनिक गतिविधियां जो होती हैं वो प्रभावित होती हैं, सीखना प्रभावित होता है, संचार प्रभावित होता है, सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है। तो ये क्या है, ये मुख्य दिव्यांगता का हिस्सा नहीं होती लेकिन उनसे जुड़ी होती हैं। ठीक है, मतलब उनसे लिंक होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। मुख्य विशेषताएं क्या हैं, एक ही व्यक्ति में एक से अधिक समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति में अलग अलग एक समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, हर दिव्यांग व्यक्ति में ये आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर दिव्यांगता में ये चीजें पाई जाएं। तीव्र अलग अलग हो सकती, मतलब इनकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो क्या हो सकता है, किसी की हाई हो सकती है, किसी की लो हो सकती है, मतलब इनकी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। और अगर सही पहचान नहीं हो तो एजुकेशन और डेवलपमेंट पर इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए समय पर सही पहचान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चलिए अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो आजकल स्पेशल एजुकेशन की दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, यानी कि क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच, एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में। तो मुझे सबसे पहले एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि जब आप स्कूल में पोस्टिंग लेंगे तो क्या आपकी क्लास में सिर्फ एक ही तरह के बच्चे होंगे? नहीं ना, वहाँ अलग अलग ज़रूरतों वाले बच्चे होंगे। तो क्या आप हर बच्चे के लिए अलग अलग ट्रेनिंग लेंगे? बिल्कुल नहीं। वही काम आती है ये अप्रोच। तो ये स्लाइड कहती है कि हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा, हमें स्पेसिफिक से क्रॉस की तरफ जाना होगा। एग्जाम के लिए तो ये ज़रूरी है लेकिन आपकी जॉब के लिए सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए इस व्यापक मार्गदर्शिका के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, आइए अब इस डायग्राम के जरिए इस कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। ये एक स्लाइड आपके सारे डाउट क्लियर कर देगी। तो सबसे पहले ऊपर वाली लाइन देखिए, ऐसा दृष्टिकोण जिसमें सभी दिव्यांगताओं को एक साथ समझा जाता है, जिसे मैंने अभी हाईलाइट किया है, यानी कि एक साथ, टुगेदर। क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच का सबसे बड़ा नियम यही है, ये एक ऐसा चश्मा है जिसमें हम सभी तरह की दिव्यांगताओं को एक साथ देखते हैं, ना कि अलग अलग खानों में बांटकर। दूसरी तरफ यहाँ लिखा है कि अलग अलग नहीं, नॉट सेपरेटली, और उसमें एक लाल कलर का क्रॉस लगा है। इसका मतलब है अक्सर हम गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि जो बच्चा देख नहीं सकता उसकी दुनिया अलग है और जो सुन नहीं सकता उसकी दुनिया अलग है। हम उन्हें क्या करते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं। लेकिन ये अप्रोच क्या कहता है कि स्टॉप, मतलब रुको। ठीक है, हमें अलग अलग नहीं सोचना है, हमें होलिस्टिक यानी कि समग्र रूप से सोचना है। अब आप पूछेंगे कि मैम ऐसा क्यों? तो सबकी दिक्कतें अलग अलग होती है बेटा, और इसका जवाब सबसे नीचे है।
सबसे नीचे क्या लिखा है, समान अधिकारों के आधार पर। ठीक है, तो इस ये जो समान अधिकारों के आधार पर जो लाइन लिखी है, ये पूरे टॉपिक की सोल कह लीजिए इनको। ठीक है, चाहे बच्चा व्हीलचेयर पर हो, चाहे वो ऑटिज्म हो, चाहे उसे दिखाई ना देता हो, चाहे उसे सुनाई ना देता हो, ठीक है, वो किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी का हो, संविधान की नज़र में और एक टीचर की नज़र में सबके अधिकार बराबर हैं। शिक्षा का हक सबका सेम है, राइट टू एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, सम्मान का हक सबका सेम है। तो अब उनके अधिकार एक हैं, तो हमारे देखने का नजरिया अलग क्यों होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। तो बस यही सिखाता है क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच कि हमें बच्चे की कमी पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके सम्मान और अधिकारों पर फोकस करना चाहिए। क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट, रटना नहीं है, बस इस डायग्राम को अपने दिमाग में छाप लीजिए, तो आपका क्रॉस डिसेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब अगर आपसे एग्जाम में या किसी इंटरव्यू में कोई पूछ ले कि भाई क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच की परिभाषा क्या है, तो आपको लंबी चौड़ी किताबी भाषा बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, बस इन 4 पॉइंट्स को याद कर लीजिए, आपकी परिभाषा तैयार है। तो 4 पॉइंट जो है, सभी शामिल, भेदभाव नहीं, सभी शामिल, भेदभाव नहीं, समान अवसर और सुलभता। ठीक है, ये 4 पॉइंट हैं जो आपकी परिभाषा तैयार करवाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सभी शामिल, यानी कि ऑल इंक्लूडेड। सभी प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया जाता है इसमें। इसका मतलब है नो एंट्री बैरियर्स, मतलब चाहे किसी को दिखने में दिक्कत हो, सुनने में हो या सीखने में हो, हमारी जो क्लासरूम है उसका दरवाजा सभी के लिए खुला है, हम किसी एक डिसेबिलिटी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, नंबर 2 जो है, भेदभाव नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा या किया जाता है, यानी हम किसी भी बच्चे को ये महसूस नहीं होने देंगे कि वो बाकियों से अलग है या कम है, तुम ये नहीं कर सकते। ये हमारी लाइन मतलब ये जो लाइन है वो हमारी डिक्शनरी में नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो है, समान अवसर, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको बढ़ने का बराबर मौका। तो सिर्फ क्लासरूम में बिठाना काफ़ी नहीं है, अगर कहीं पे रेस हो रही है तो सबको दौड़ने का मौका मिलना चाहिए, अगर पढ़ाई हो रही है तो सबको सीखने का मौका मिलना चाहिए। इसे क्या कहते हैं, बराबरी का मौका। नंबर 4 है सुलभता, यानी कि एक्सेसिबिलिटी, ये सबसे ज़रूरी है। सुलभता का मतलब सिर्फ रैंप बनवाना नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है पढ़ाई का तरीका ऐसा हो, नोट्स ऐसे हो, स्कूल का माहौल ऐसा हो कि हर बच्चा आसानी से उसे एक्सेस करे। तो दोस्तों, अगर ये 4 ट्रिक्स आपकी क्लासरूम में लग गए तो समझो आपने क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच को सही मायनों में अपना लिया। हेलो लर्नर्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मजबूत घर किन चीज़ों पर टिका होता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि उसके पिलर्स पर। बिल्कुल वैसे ही क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच जो है वो 4 मुख्य पिलर पर टिका हुआ है। उन्हें याद करने के लिए आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस स्क्रीन पर बने इन 4 जादुई डायग्राम को देखिए। ठीक है, पहला है, इसमें क्या है, समावेशिता। तो जो समावेशिता है, अ, इसमें एक सर्कल को देखिए। ठीक है, सर्कल बना हुआ है और इस सर्कल में के अंदर बहुत सारे डॉट्स हैं, यानी बिंदु हैं। ये कोई डिजाइन नहीं है, ये हमारा समाज है। समावेशिता का मतलब है कोई भी सर्कल के बाहर नहीं छूटेगा, चाहे कोई भी दिव्यांग हो, इसको इसी गोले यानी समाज के अंदर जगह मिलेगी। दूसरा जो है समान अधिकार, यानी कि इक्वल राइट्स। कोर्ट का तराजू देखा है ना, बस वही, ये बताता है कि अधिकार सबके लिए बराबर है, दिव्यांगता के अधिकार पर कोई भेदभाव नहीं। तीसरा जो है सुलभता, यानी कि एक्सेसिबिलिटी। तीसरा ये रैंप और व्हीलचेयर दर्शाता है। ठीक है, सुलभता क्या दर्शाता है, व्हीलचेयर और रैंप। इसका मतलब है रास्ते, स्कूल और टेक्नोलॉजी ऐसी हो कि ये व्हीलचेयर बिना रुके ऊपर जा सके। चौथा जो है भेदभाव मुक्त नीति, यानी कि शील्ड। तो भेदभाव मुक्त नीति का मतलब है जैसे ढाल सिपाही को बचाती है, ये नीति दिव्यांगजनों को अपमान और भेदभाव से बचाती है। क्लियर है?
ये क्लियर हो गया। आप बस ये 4 पिलर याद कर लीजिए, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और रट्टा कर मारने की, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब स्क्रीन पर आती है दूसरी स्लाइड। दूसरी स्लाइड जो है समावेशिता। ठीक है, तो यहाँ पर हम समावेशिता को जूम करके देखेंगे। अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे कि मैम इसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटी शामिल है। तो जवाब इसका क्या है कि हर प्रकार के दिव्यांगता। चलिए इन आइकन्स से समझते हैं कि हमारी क्लासरूम में कौन कौन से साथी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को चश्मा दिख रहा है, ये किसको दर्शाता है? दृष्टिबाधित या ब्लाइंड या फिर लो विजन। तो ये सिर्फ नज़र कमजोर होने की बात नहीं है, इसमें वो बच्चे भी हैं जो दृष्टिबाधित हैं, इनके लिए हमारी क्लास में ब्रेल बुक्स या ऑडियो बुक्स होनी चाहिए। दूसरा आइकन जो है जिसमें कान दिख रहा है, ठीक है, ये निशान किसका है? हियरिंग इम्पेयरमेंट का या डेफ या फिर हार्ड ऑफ हियरिंग का, यानी श्रवण बाधित साथी। वो शायद आपकी बात सुन ना पाए, लेकिन आपके स्माइल और आपके इशारे, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपके जेस्चर पोस्चर को समझ सकते हैं। तीसरा आइकन दिख रहा है बैसाखी। ठीक है, बैसाखी यानी कि क्रचेस, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है शारीरिक दिव्यांगता को। इनके पास चलने की रफ्तार अलग हो सकती है, लेकिन सपनों की उड़ान सबके जैसी होती है। चौथा जो है पजल का टुकड़ा। ठीक है, पजल का जो टुकड़ा है ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प आइकन है। ये है बौद्धिक दिव्यांगता। जैसे पजल जोड़ने से थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है, जब आप पजल को जोड़ते हैं किस पजल से तो क्या होता है, टाइम लगता है ना। तो वैसे ही इन बच्चों को सीखने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है, हमें पेशेंस रखना होता है। नेक्स्ट जो है लास्ट आइकन, वो क्या दिख रहा है आपको? मस्तिष्क यानी कि मेंटल हेल्थ। और आखिरी डायग्राम है ये, यानी मस्तिष्क ये दिखा रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा जिसको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी में जूझ रहे होते हैं हमारे साथी, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, समावेशिता का मतलब बस इन सबको एक कमरे में बिठाना नहीं है, बल्कि इनके लिए दिल और दिमाग के दरवाजे खोलना है। क्या आप तैयार हैं ऐसे इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने के लिए? कमेंट्स में एस लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव पर। अभी तक हमने समावेशिता को समझा, लेकिन समावेशिता तब तक अधूरी है जब तक समानता ना हो। इस स्लाइड पर जरा गौर करें, यहाँ पर बहुत ही भारी शब्द लिखे हैं। दो शब्द हैं जो बहुत ही ज्यादा भारी हैं। पहला है समान अधिकार यानी कि इक्वल राइट्स, और दूसरा क्या है? भेदभाव मुक्त नीति यानी कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो आइए इनके बीच का जो कनेक्शन है उसको समझते हैं। सबसे पहले समान अधिकार। समान अधिकार जो है इसमें शिक्षा, सभी को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन में समान अवसर की बात की गई है। मान लीजिए कि एक रेस दौड़ रही है, अगर एक खिलाड़ी को जूते दिए जाएं और दूसरे को नहीं दिए जाएं, तो आप बताइए क्या वो रेस फेयर होगी? नहीं होगी ना। तो समान अधिकार का मतलब है कि स्टार्टिंग लाइन सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, चाहे स्कूल में एडमिशन हो, नौकरी पाना हो, हॉस्पिटल में इलाज हो। दिव्यांगजन को क्या चाहिए? सिर्फ हिस्सा नहीं चाहिए, उन्हें क्या चाहिए? बराबरी का मौका चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। ठीक है, अ, अब इधर जरा इस छोटे से बॉक्स को गौर से देखिए। इसमें दो चीजें लिखी हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला लिखा है समानता और न्याय। तो दोस्तों, ये सिर्फ मैथ नहीं है, ये क्या है? जीवन की सच्चाई है। अगर समाज में समानता नहीं है तो न्याय हो ही नहीं सकता। तो अब भी मतलब जब भी आप इक्वालिटी के बारे में सोचें, समानता के बारे में सोचें, तो उसे जस्टिस के यानी इंसाफ से जरूर जोड़ कर देखें। ठीक है, अब हम एरो को देखेंगे जो नीचे की तरफ जा रहा है। हमें ये बता रहा है कि समान अधिकार देंगे तो उसका सीधा असर क्या होगा? सीधा असर क्या होगा? भेदभाव मुक्त नीति। ये एरो हमें कहाँ पे ले आया? भेदभाव मुक्त नीति पर ले आया। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत गहरी बात लिखी है, नीतियां किसी एक दिव्यांगता तक सीमित ना हो। इसका मतलब क्या है? समझ रहे हैं आप? अगर नीतियां सिर्फ उनके लिए बनती हैं जो व्हील चेयर पर हैं या जिन्हें दिखाई नहीं देता है, तो लेकिन उन दिव्यांगताओं का क्या होगा
जो दिखाई नहीं देती, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी है, जैसे ब्लड डिसऑर्डर है। ये पॉइंट कहता है कि हमारा कानून, हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो हर तरह की दिव्यांगता को कवर करे। किसी एक को फायदा, दूसरे को नुकसान, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिए, अधिकार और नीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब सबको समान अवसर मिलेंगे और नीतियां सबके लिए होंगी, तभी असली मायनों में क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच जो है वो सफल होगा। दोस्तों, अभी हमने अधिकारों की बात की, लेकिन सोचिए अगर आपको अधिकार मिल जाए और उस तक पहुंचने का रास्ता ही बंद हो तो क्या फायदा होगा। यहाँ पर आता है हमारा तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट, सुलभता यानी कि एक्सेसिबिलिटी। तो इस स्लाइड पर देखिए, यहाँ लिखा है सार्वजनिक स्थान, वेबसाइट, स्कूल और ऑफिस सबके लिए सुलभ हों। आइए इन चार जो आइकन दिए हैं इनसे समझते हैं कि सुलभता जो है असल में क्या होती है या कैसी दिखती है। तो सबसे पहला जो आइकन है व्हील चेयर रैंप। ठीक है, सबसे पहले ये रैंप देखिए, ये जो रैंप दिख रहा है आप सभी को। ठीक है, ये जो रैंप है, अक्सर हम सोचते हैं कि ये सिर्फ व्हीलचेयर वालों के लिए, नहीं, ये फिजिकल एक्सेसिबिलिटी का प्रतीक है। सोचिए एक बच्चा जो चल नहीं सकता, अगर स्कूल में सीढ़ियों की जगह रैंप ना हो तो क्या उसकी शिक्षा शुरू हो पाएगी। रैंप सिर्फ क्या है, कंक्रीट का ढलान नहीं है, ये उनकी आज़ादी का रास्ता है। दूसरा आइकन देखिए, ब्रेल संकेत। अ, आप लिफ्ट में जाते हैं, बटन दबाते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ब्लाइंड बच्चे आते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो कौन से फ्लोर पर हैं। अगर वहां ब्रेल में लिखा हो तो वो बिना किसी से पूछे इंडिपेंडेंट होकर आ जा सकते हैं, ये है सूचना तक पहुंच। तीसरा जो आइकन है साइन लैंग्वेज का। ठीक है, यहाँ पर दो हैंड दिख रहे हैं आप सभी को। ठीक है, ये आइकन किसका है, साइन लैंग्वेज का है। क्लास में टीचर बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं, लेकिन जो बच्चा सुन नहीं सकता, मतलब डेफ है, उसके लिए सब सन्नाटा है। यहाँ काम आता है इंटरप्रेटर, जो आवाज को इशारों में बदल देता है। ये बात करने की या कम्युनिकेशन की सुलभता है। चौथा जो आइकन है ऑडियो बुक्स। ठीक है, यहाँ पर हेडफोन का आइकन बना हुआ है। तो आजकल हम सब पॉडकास्ट सुनते हैं ना, लेकिन दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ये मनोरंजन नहीं है, ये क्या है, एक जरूरत है। जब वो पढ़ नहीं सकते तो वो क्या करते हैं, सुनकर सीखते हैं। टेक्नोलॉजी ने पढ़ाई को उनके कानों तक पहुंचाया है। तो लर्नर सुलभता का मतलब सिर्फ सुविधा देना नहीं होता है, बल्कि बाधाओं को हटाना होता है, ताकि एक दिव्यांग व्यक्ति कह सके मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद कर सकता हूँ। और यही है असली सुलभता। ये क्यों जरूरी है, ठीक है, वाई इज द नेसेसरी। तो हमने इससे पहले समझा कि क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच क्या है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। क्योंकि हम पुरानी व्यवस्था को छोड़कर नए अप्रोच पर आए हैं। इसका जवाब छिपा है एकता में। तो आइए ये जो बिफोर है और नाउ है, इस डायग्राम को हम समझते हैं। पहले की स्थिति क्या थी, इसमें चार गोले सबको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना। तो पहले का सिस्टम क्या था, बिल्कुल अलग अलग था, ये हमारा पुराना सिस्टम था। अलग अलग संगठन थे। पहले क्या होता था, दृष्टिबाधित लोग का उनका जो संगठन होता था वो अलग होता था, श्रवण बाधितों का अलग और व्हीलचेयर यूजर का अलग होता था। इनमें क्या था, एकता की कमी थी। सब अपनी अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे थे। जैसे हाथ की पांचों उंगलियां अलग अलग रहती हैं, ठीक है, आवाजें उठती थी तो शोर बनकर रह जाती थी, सरकार या समाज तक मजबूती से नहीं पहुंच पाती थी। दूसरी जो स्थिति है नाव की है, इसमें एक बड़ा गोला दिख रहा होगा आप सबको। ठीक है, उसमें अलग अलग गोले दिखाई दे रहे हैं, चारों गोले जो हैं उस सर्कल के अंदर दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ वो चारों गोले एक बड़े गोले के अंदर आ गए। का मतलब क्या है, जैसे अलग अलग उंगलियां मिलकर क्या करती हैं, एक मुट्ठी बनाती हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सब एक साथ हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, यहाँ लिखा है सभी क्या करते हैं, एक साथ आवाज उठाते हैं और संसाधनों का सही उपयोग। ठीक है, तो सभी सबसे पहले ये समझेंगे, सभी एक साथ आवाज उठाते हैं। सब यहाँ पर क्या होता है, जब सभी दिव्यांगजन मिलकर
किसी के हक की मांग करते हैं और उनकी आवाज में वजन होता है, तो क्या करता है सरकार को उनकी जो मांग है वो पूरी करनी पड़ती है, सुननी पड़ती है। ठीक है। संसाधनों का सही उपयोग जो है, इसका मतलब क्या है, इससे दूसरा बड़ा फायदा है संसाधनों का सही उपयोग। सोचिए, अगर हर डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग स्कूल, अलग ट्रेनिंग सेंटर और अलग स्टाफ हो तो कितना खर्चा होगा, और शायद क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहे। लेकिन जब एक साथ ही सब होते हैं तो हम उसी बजट में और उन्हीं संसाधनों में ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। एक ही छत के नीचे फिजियोथेरेपिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर है, काउंसलर है, ऑडियोलॉजिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, सभी एक साथ है और हम सभी संसाधनों का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बदलाव सिर्फ जुड़ने का नहीं है बल्कि मजबूत बनने का है। बिखरे हुए थे तो कमजोर थे, साथ आए तो क्या हुआ, ताकत बन गए। तो उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सीखने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप आगे भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।